न्याय की दरकार पूरी होते होते 39 साल का सफर बीत गया। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई कि अब परिवार अब भी उससे उभर नहीं पा रहा है। ये कहानी किसकी मैं बता रहा हूं? ये कहानी मैं जागेश्वर प्रसाद जी की बता रहा हूं। जिनको 100 रुपए के झूठे केस में फंसाया गया। 100 रुपए के झूठे रिश्वत के आरोप में न्याय पाने के लिए 39 साल का समय बीत गया। समय ऐसा बदला कि जवानी से बुढ़ापा आ गया और उसके बाद आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। लेकिन वो सीन कैसा था, वो समय कैसा था और कैसे ये घटना घटी जिसकी सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ी। और देखिए ये पूरा सीन रिक्रिएट इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है वो समझ सके कि उस दिन क्या हुआ था। और देखिए ये उनके छोटे बेटे हैं और उनको मैं बतौर जागेश्वर प्रसाद जी के तौर पर दिखा रहा हूँ। वो उस दिन भी ऐसे ही घर से बाहर निकले थे। घर से बाहर निकलकर जब वो मुख्य सड़क पर यानी कि इस चौक पर पहुँचे तब पीछे से एक व्यक्ति उनके पास आया और आने के बाद में जैसे हूबहू, ये सांकेतिक तस्वीर है, इस तरह से पैसे डालकर चला गया। और जागेश्वर जी ने जैसे ही पैसे अपने हाथ से बाहर निकाले वैसे ही इस तरह से विजिलेंस की टीम ने इनको पकड़ा। उसके बाद कानूनी कार्रवाई करवाई। और सोचिए ये 100 रुपये, और ये 100 रुपये किस तरह से एक पूरे परिवार को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, परिवार की खुशियों पर नज़र लगा सकते हैं और न जाने कितनी तकलीफ़ दे सकते हैं। क्या हुआ? बहुत तकलीफ़ें हुई हैं और मैंने तो ये भी सुना कि आपने शादी भी नहीं की है इस सब तकलीफ़ की वजह से। हाँ, जब से केस बना था मेंटली डिस्टर्ब हुए, जिसके कारण हमारी पढ़ाई लिखाई सभी व्यवस्था चौपट हो गया और बेरोज़गार रह गया मैं। बेरोज़गार रहने के कारण मेरी शादी भी नहीं हो पाई। आर्थिक स्थिति भी पूरी डगमगा गई थी हमारी, है ना। इसके कारण मैं नहीं पढ़ाई कर पाया और ना ही मेरी कोई नौकरी लग पाई। हाँ, तो फिर उस दौरान जब पढ़ाई कर रहे थे आप तो कैसे करते थे? आपने ये भी बताया था कि कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ के अपने। हमने पढ़ाई इस तरह से की है कि हमारे पास कापी किताबें नहीं होती थी। नोटबुक बनाने के लिए हम पुरानी नोटबुकों के कापियों के पेपर निकालते थे जिसमें कुछ नहीं लिखा होता था और उसकी सुई और धागे से सिलाई करके उसके लिए कापी बनाते थे। और उस नोटबुक में फिर हम अपनी सब लिखते थे, गणित बनाते थे, जो भी हमको होमवर्क दिया जाता था उसे हम उस पूरा करके स्कूल ले जाते थे। लेकिन स्कूल में हमारे सर उसको फेंक देते थे, ये कोई कापी है क्या? तुम कापी क्यों नहीं खरीद सकते? तुम्हारा बाप नहीं देता है तुमको कापी खरीद के? ऐसा है तो तुम क्यों पढ़ने आते हो स्कूल? इस तरह से हमको ताना मारते थे स्कूल में और पनिशमेंट देते थे कि जाइए पॉलिटिक्स से आप ये सब लेके आइए तब क्लास में घुसना। हमारे क्लास टीचर इस तरह से हमको बोलते थे। परिवार वालों का, रिश्तेदारों का क्या कहना था जब ये सब हो रहा था और झूठे आरोप लगे थे उसके? तो रिश्तेदार तो कोई आ ही नहीं हमारे मदद के लिए। उन्होंने कभी कोई मदद की नहीं आज तक से। वो रोज ताने मारते थे कि अब तुम हवा खाओ और पानी पियो, अब हम देखेंगे तुम कैसे खाते हो, पीते हो, रहते हो। इस टाइप से हमको ताना मारते थे और हमारे खाना वगैरह सब प्रभावित हुआ है। घर में राशन पानी नहीं रहता था, स्कूल जाते थे ड्रेस नहीं रहता था, कपड़े नहीं थे अपने पास, जूते नहीं होते थे, साइकिल नहीं होती थी। पूरे स्कूल भर की पढ़ाई को मैं पैदल जाकर किया हूँ, पैदल आना पैदल जाना। और कॉलेज में भी वैसे ही था। यूनिवर्सिटी में मैं अपना 1-1 रुपये जमा करके 365 दिन जमा करता था। 350 रुपये फीस रहती थी, उस तरह से जमा करके अपनी फ़ीस पटाता था हम भरकर और फिर इस तरह से मैंने पढ़ाई किया है।
काफ़ी कठिनाई हुई है। और सोचिए 44 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी करवानी होती है, उनको उच्च शिक्षा दिलवानी होती है, और उस उम्र में अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाए और 100 रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप लगे, तो सोचिए समाज क्या कह रहा होगा, बच्चे किस तरह से मानसिक प्रताड़ित हो रहे होंगे। और यही सब समझेंगे कि जागेश्वर जी, ये कौन से दौर की कहानी थी, आप कहाँ जा रहे थे और ये कैसे हुआ? मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला था और ये चौक है, आप देखे होंगे, उधर से लेफ्ट साइड पर मुड़ा था, 20-25 कदम गया होऊंगा। वो आया, मेरे जेब में ऐसी शर्ट पहना था, यहाँ डाल दिया और पीछे शायद मैं इसको देखा भी नहीं। मैं बस फोन डाला करके देखा तो एक आया, सिविल ड्रेस में था, हाथ को मेरा पकड़ लिया, चलिए बोले। वो पूरी टीम यहाँ खड़ी थी चौक पे, वहाँ चलिए बोले। वहाँ आके पूछा कितने पैसे थे? 100 रुपये थे, 50-50 के दो नोट। तो फिर उन्होंने सब, वो जो BD धनंजय आया था इंस्पेक्टर, वो सब फिर लिखा पढ़ी किया उसमें, हाथ को धुलाना, मेरा धुलाना, उसका धुलाना। ये अब मैं इससे बाहर बता रहा हूँ। वो बोला भी ये गलत है भाई, वो आदमी ऐसा नहीं है करके, कि कहाँ सुनते हो, बना के चले गए वो। अब उन्होंने, मेरे को ये हुआ तो मेरा एक मित्र है, वो बोले चलो, मैं एक वकील है अपना SN मिश्रा, SN वाजपेयी, मैं राजपंत पहले कोर्ट में भी काम कर चुका हूँ 3 साल। तो वो थे APP, अभी वो नौकरी छोड़ के वो यही क्रिमिनल केस देखते थे, उनके पास गया तो बोले एक काम करो, अपने डिपार्टमेंट को लिख के भेज दो, परमिशन देंगे तब केस फाइल होगा। तो हो सकता है वो परमिशन नहीं दे तो केस आपका दायर ही ना हो। वहाँ लिख के भेजा फैक्ट को, कोई मान नहीं भाई। इसने जब वो मंगाया तो वो जो अनुमति थी, फादर का नाम गलत, और वो जो धारा लगाई थी वो पुरानी धारा में लगाई थी, जो कि ख़त्म हो चुका था 1947 के PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। 1988 में नया लागू हो गया था। हमने ना उसका भी हवाला दिया उसने, लेकिन ना कोर्ट मानी ना वो। अब वहाँ क्या था, वो तो पूरे MP के हेड है वहाँ पे। मैं वहाँ भी रह चुका हूँ भोपाल में, हेड ऑफिस में MD के पास जो IAS अफसर थे। ये जितनी गवाही बनाए थे हमारे यहाँ के, वो सब मेरे पक्ष में गवाह दिए, पहले छोड़ दिए थे ये। भाई जब केस बनाए हों तो केस बनाने के बाद उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तब तो प्रकरण चलेगा भाई, बिना गवाही के नहीं चलेगा। तो उनको बुलाना चाहिए ना, किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। वही 3 जने आए थे, एक दीवान था SK दीवान, एक बशीर खां थे पशु चिकित्सा अधिकारी। 2 जने गवाही लाते हैं कि देखो कहाँ पैसा लेता है कि नहीं लेता है, मांगता है कि नहीं मांगता है। उन्होंने भी कोर्ट में बोला हमको नहीं देखा, क्योंकि इस चौक से वो जो वहाँ स्थान है वो दिखता भी नहीं है, हमको दिखाई नहीं दिया, बोले। वो भी कोर्ट में बोला वो। ये बताइए कि वो कहाँ, फिर उसके बाद कैसे परिवार चला? आपकी नौकरी भी कुछ दिन ये रही, तो परिवार का भरण क्या तुम भैया, मैं प्राइवेट नौकरी करता था ना जी, दुबई मिला, महिंद्रा में काम किया 1000 रुपये में उस समय। अच्छा। 2001 में। फिर ये वकील साहब से कुछ पर्ची थी तो बोला नहीं आज तुम दूसरी जगह जाओ, बोले। तो कांके रोड में आया तो 2000 देता था। उसके बाद फिर मैं वो भी ये नहीं किया, तो फिर मैं वहाँ एक सरदार था सुखविंदर सिंह न्यूरानगर में, उसके पास काम करता था। फिर RTO जाता था ये पॉल्यूशन बनाने के लिए, था जैन मेरे को, यार मेरे पास आ जाओ, मेरे पास गाड़ियाँ नहीं आती है, आप गाड़ी लाओ, 25 रुपये दूंगा एक गाड़ी के पीछे। उसके पास 8-9 साल किया, 8-9 साल किया। फिर यहाँ किया, फिर ये NCP में भी किया। मैं जितना हो सका मैं प्राय अपना 1000-2000 प्राइवेट में मेहनत करके, वहाँ जानते हो 8 घंटा 10 घंटा। परिवार कैसे चल रहा था इस दौरान? उसी से चलाता था 2000-3000 में, जय जो मिले। स्थिति तो बिगड़ गई रही होगी उस दौरान।
साइकिल में आता था जाता था तो पिघलेगी भैया, खान पान नहीं और काम करो 8 घंटे 10 घंटे 10 घंटे। इसी दौरान शादी भी किया आप लोगों ने बच्चियों का? यहाँ का जो बर्थडे लेके किया, उनका शादी करना भी तो जरूरी नहीं भाई। एक बार लड़के की नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन लड़कियों को तो बिठा नहीं दे किसी ने। अब क्या मांग है आपको? आपकी पेंशन, रिटायर हुए तो पेंशन वेंशन मिला, क्या आप क्या मांग करना चाहते हैं? पेंशन भी नहीं मिला, मेरा जो आधा पेंशन पीरियड का पैसा है, ग्रेचुइटी भी उसमें ज़्यादा बनेगा, ग्रेचुइटी बहुत कम दी है मेरे को, क्योंकि तनख्वाह बढ़ेगा ना भी, प्रमोशन भी मेरा चला गया। और उसमें एक और है, 10 साल प्रमोशन नहीं होता तो उसको कोई एडवांस इंक्रीमेंट देते हैं, 2 इंक्रीमेंट। मैं उसको तो भूल गया, उसको कोई वो भी कानून है। तो ये जो पैसे हैं मैंने बकाया, वो मुझे मिलना चाहिए। पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया इस दौरान? नहीं तो संतंद में। किस वजह से हुआ? आर्थिक तंगी की वजह से ही हुआ? आर्थिक तंगी भी थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। अब आप जानते हो, ये पूरा अपने समाज रिश्तेदार पड़े हैं, कोई साथ नहीं आया। जिस दिन केस पेश हुआ उसकी जमानत दो, तो जमानतदार कोई मिल नहीं रहा था, समझे ना। मैं अपनी माँ के पास वही वो ये सत्यनारायण के पास है मेरा ससुराल, बड़ी मुश्किल से। तो फिर मेरा एक दोस्त था, आजकल भोपाल में रहता है, मिश्रा करके, तो वो मेरा जमानत लिया बेचारे ने। मैं ले लूँगा यार करके, पत्नी रोते पहुँची, मैं बड़ा रोआ, ये ले लिए हैं, अब अपनी माँ को ले जाओ। ये तो पैदल जाता था गवर्नमेंट स्कूल, वो लड़की थी दानी स्कूल में पढ़ती थी, उसको मैं साइकिल में छोड़ने जाता था, है ना ये। लेकिन आते खते वो पैदल आती थी, जाते वक्त छोड़ देता था। इन्हें जितना हो सका, अब कहते हैं ना दुनिया में आए हैं तो जीना भी पड़ेगा, है जीवन हो अगर जाए तो पीना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, इसकी भी पढ़ाई, इसको मैं भाई हर माँ बाप चाहता है कि बेटा मेरे से आगे बढ़े, लेकिन जो चाहिए उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो सकी। इसको कई बार कोशिश किया नौकरी के लिए, इनको किया, बच्चियों किया। तो कुल मिलाकर जागेश्वर जी की कहानी ऐसी थी, झूठा आरोप लगा और उसमें राहत मिलते मिलते जवानी से बुढ़ापा आ गया, और अभी तक के पत्नी की मृत्यु हो गई, और अभी तक आर्थिक रूप से जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला हुआ है। पैसे फंसे हुए हैं और उनका चाह रहे हैं उनके पैसे मिल जाएं, ताकि जो बची ज़िंदगी है वो कुछ खुशहाली से बीते। जागेश्वर जी से मैंने बातचीत तो करवाई, लेकिन अब उसके घर का हाल मैं दिखा रहा हूं। और देखिए, ये पहले कबेलू का घर था, यानी पुराने ज़माने में जैसे घर होते थे, और जागेश्वर जी के पिताजी ने इस घर को पूरा बनवाया था। और अब का क्योंकि पैसे नहीं मिले हैं सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से तो न्याय मिल गया, लेकिन सरकार की तरफ से पैसे नहीं आए हैं, तो ऐसे में ये घर दिखा रहा हूँ मैं आपको। पुरानी किमाड़ी दिखाई देगी, और ये पुराने जो पिलर्स रहते हैं कबेलू घर पे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और इसी के ऊपर पूरा घर थमे रहता है। लेकिन इसको थोड़ा सा अब सुविधाओं के हिसाब से बड़ा करने का प्रयास किया गया, और देखिए सामान्य रूप से, और यहाँ पर आपको पुराने स्टाइल का ही पूरा घर दिखेगा। और क्योंकि स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि अब तक जो पैसा रिटायर होने के बाद मिलना चाहिए था, पीएफ का पैसा मिलना चाहिए था, पेंशन का पैसा मिलना चाहिए था, वो पैसे नहीं मिल रहे। एक बार और घर की तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, और उनके बड़े बेटे हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। और यही घर पे आप लोग पूरे बचपन बीता है आप लोगों का? जी, हम लोगों का बचपन यहीं बीता है। हाँ। हम 2 भाई 2 बहन हैं। हाँ। बड़ी बहन और छोटी बहन, बीच में हम दोनों भाई। क्रमशः अलका वदिया, आभा वदिया बहन छोटी, नीरज वदिया भाई, और मैं स्वयं अखिलेश कुमार वदिया, उनका ज्येष्ठ पुत्र। अच्छा, मतलब एक रूम और एक किचन ही है इस पे? बस एक रूम है, एक किचन, वो बरामदा। जी। अच्छा, वो तो तो उस समय कैसे गुजारा करते रहे होंगे जब नौकरी छूट गई रही होगी और फिर ये इस तरह का आरोप लगा जब पूरे तरीके अब उस समय तो मुझे याद है, मैं क्लास 10th में था, गवर्नमेंट हाई स्कूल का छात्र रहा हूँ। तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण पढ़ाई में बहुत व्यवधान आया। मतलब पढ़ने की जो इच्छा थी, जो हमें बनना था, हम बन नहीं पाए। साल 1989 में मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर था। उस समय से मैं प्राइवेट में 300 रुपये में काम किया, और वो करके मैंने अपनी पढ़ाई करते करते साथ में बीच में सीए करने की कोशिश की। तो पापा जी से कहा कि पापा जी मुझे 500 रुपये चाहिए, फॉर्म भरना है,
उन्होंने कहा नहीं है मेरे पास पैसे, तो मुझे वो पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। और अंततः वो करते करते फिर मुझे इसी फील्ड में जाना था, तो मैंने अपनी मेहनत से आज एक कर सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा हूँ मैं। उस समय क्योंकि बहनों की शादी भी करनी थी, आपकी भी शादी होने वाली रही होगी उसके बाद में, तो वो जो दौर था, एक दौर, वो कैसे बीता और कितना कठिन था वो दौर? बहुत मुश्किलों से बीता है वो समय, बहुत कठिन ही समय। वो आज भी याद करते तो ऐसा लगता है कि कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। बहुत तकलीफ हुई। ऐसे लगता है कि जीवन में कोई टारगेट किए वो अचीव ही नहीं कर पाए। न्याय जरूर मिला है, देर से मिला है, मुआवजा नहीं। सत्यमेव जयते कहते तो हैं, पर मिला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी हमारी ज़िंदगी वैसी ही है। न्यायपालिका इतनी जटिल क्यों है, इतना समय क्यों लगता है, और क्यों, मतलब आप लोग का तो संघर्ष बहुत लंबा हो गया? इसलिए लगता है कि शायद कहीं न कहीं जो अदालतें हैं हमारे देश की, वहाँ एक आम नागरिक की कोई सुनवाई होती ही नहीं है। कहावत है, छत्तीसगढ़ की कहावत है, कहते हैं बड़े आदमी के बेटा और छोटे आदमी के बाप। शायद वही चरितार्थ हुआ है हमारे साथ। बड़े बेटे हैं और ये बता रहे हैं कि 500 रुपये नहीं मिले थे, जिसके लिए इनको सपने को त्यागना पड़ा। जो पैसे अगर मिल जाते, उस समय पैसा रहता, तो शायद ये अपने सपने पूरे कर पाते, लेकिन वो सपने भी वो पूरे नहीं कर पाए हैं। और उसकी वजह ये है कि एक 100 रुपये का झूठा केस, जिस केस पे न्याय पाने के लिए काफ़ी लंबा अरसा बीत गया। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।